हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर के बारे में। तो लगभग ये पूरे एक साल का यहाँ पर करंट अफेयर है। यानी हम बात करते हैं 1 जून 2021 से स्टार्ट होकर के मई 2022 तक का ये हम यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य। तो एक एक करके हम यहाँ पर पूरे भाग को यहाँ पर कवर करेंगे। तो पूरा करंट अफेयर को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, चाहे वो खेल परिदृश्य हो या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इकोनॉमिक वाला जो पोर्शन है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल में करंट अफेयर में क्या रहा है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरे सारा करंट हमारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है वो है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 को लेकर ये करंट अफेयर है। तो ये भारत सरकार की एक पहल है जो यहाँ पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अटल न्यू इंडिया चैलेंज को शुरू किया गया है। इस पहल की शुरुआत की गई थी वो 2016 में की गई थी, और AIM के तहत ही यहाँ पर जैसे अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, और पूरे देश भर के स्कूलों में यह कार्यक्रम जो है चलाया गया है। ये एक वर्क स्पेस बनाने का यहाँ पर ये कार्य किया गया था। तो थोड़ा बहुत जानते हैं हम यहाँ पर डिटेल में जो फैक्ट है हमारे पास। तो 28 अप्रैल 2021 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के जो सेकंड संस्करण है उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये इसका चरण फर्स्ट है यहाँ पर, लेकिन संस्करण जो है वो 2.0 है। 2.0 का फेज़ फर्स्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और 2018 में इसका फर्स्ट संस्करण जो है वो लॉन्च किया गया था। और अटल न्यू जो इनोवेशन मिशन है वो इसी का ही एक यहाँ पर एक भाग के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 मिनिस्ट्री हैं जो इसके भागीदारी में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो वो है यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय, रेल मिनिस्ट्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इन 5 मिनिस्ट्री के अंडर में है यहाँ पर चलाया गया है। और कुछ 7 सेक्टर है जो यहाँ पर जो इन 18 चुनौतियों को यहाँ पर आधारित होने वाले हैं, चाहे वो सड़क परिवहन हो, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन हो, ई मोबिलिटी हो। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 को लेकर के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और इस तरीके से जो एजुकेशनल वीडियो है उसको प्राप्त करने के लिए अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर रायसीना संवाद। जो ये जो रायसीना संवाद है, जो यहाँ पर रायसीना जो वर्ड लिया गया है ये लिया गया है यहाँ पर रायसीना हिल। यहाँ पर एक पहाड़ी है दिल्ली के पास, तो उसी के नाम पर यहाँ पर रायसीना संवाद 2.2022 यहाँ पर इसको रखा गया है। ये स्पेशली यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स सम्मेलन का एक जो सेमिनार तरीके से इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो वैश्विक समुदाय के समक्ष जो उपस्थित चुनौतियाँ हैं उनके जो आइडिया हैं उनको यहाँ पर आदान प्रदान करने के लिए यह संवाद, रायसीना संवाद यहाँ पर हुआ था। और अब तक इसके कुल 6 संस्करण यहाँ पर हो चुके हैं, और इसका 7वां संस्करण है यहाँ पर ये। और 2021 वाला संस्करण था वो कोविड-19 महामारी के कारण यहाँ पर वर्चुअल फॉर्मेट में यहाँ पर आयोजित किया गया था। अगर हम बात करते हैं इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पर, तो ऑब्जर्वर रिजर्व फाउंडेशन और भारत का जो विदेश मंत्रालय है, तो इन दोनों के द्वारा ही यहाँ पर ये जो आयोजन है ये यहाँ पर किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा सकता है। तो रायसीना हिल जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के द्वारा रायसीना संवाद यहाँ पर संपन्न कराया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी अध्यक्ष कौन थी यहाँ पर, इसकी जो अध्यक्ष रही हैं वो रही हैं उर्सुला वान डेर लेन। उद्घाटन में इसकी मुख्य अतिथि यहाँ पर रही थी। और 3 दिवस जो 3 डेज़ का ये कार्यक्रम था जो यहाँ पर चलाया गया था, और 6 पिलर थे यहाँ पर जिनके बारे में बात की गई थी। तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। वो है यहाँ पर लोकतंत्र पर पुनर्विचार, बहुपक्षवाद का अंत, जल कॉकस और समुदाय इंक, हरित संक्रमण प्राप्त करना, सामान्य अनिवार्य अलग अलग जो वास्तविकताएं हैं, और सैमसन बनाम कोलियात। तो ये पूरा यहाँ पर 6 फैक्टर थे यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और इस वर्ष जो रायसीना के साइड इवेंट यहाँ पर आयोजन किए गए हैं वो बर्लिन और वाशिंगटन DC में भी यहाँ पर इनके साइड इवेंट को यहाँ पर बनाया गया था। और लगभग 90 से अधिक देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया, और सिंगापुर के सांग्री ला संवाद से यह प्रेरित करके रायसीना संवाद यहाँ पर बनाया गया था। तो ये पूरा फैक्ट था यहाँ पर रायसीना हिल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो है प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा के बारे में।
तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो 24 अप्रैल 2022 को यहाँ पर संपन्न हुआ, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर की यात्रा की और जम्मू कश्मीर के सांबा जिले स्थित जो है पल्ली पंचायत में उन्होंने देश भर की जो ग्राम सभाएं हैं उनको यहाँ पर संबोधित करने का कार्य किया था जम्मू कश्मीर से ही। और इसी दिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में जो पुरस्कार दिया जाता है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था इसी दिन, यानी 24 अप्रैल 2022 को यहाँ पर ये किया गया था। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ कुछ जो योजनाएं हैं, कुछ जो परियोजनाएं हैं उनका यहाँ पर निर्माण किया है। तो उन वे फैक्ट हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं, कई बार यहाँ से उनको डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अब उसको ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग यहाँ पर इसका यहाँ पर उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 8.45 किलोमीटर यहाँ पर इसकी लंबाई है और यह दोहरी ट्यूब सुरंग यहाँ पर बनाई गई है। नेक्स्ट परियोजना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि रतले, वह हमारे पास यहाँ पर रतले जल विद्युत परियोजना। तो यह परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर यूटीज़ में है और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर किस रिवर पे यह परियोजना बनाई गई है, तो वो बनाई गई है यहाँ पर चिनाब नदी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिनाब नदी पर यह परियोजना बनाई गई है और किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी पर निर्मित यह है परियोजना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है चिनाब नदी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर क्वार जल विद्युत परियोजना, इसका भी यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और यह भी किश्तवाड़ ज़िले के चिनाब नदी पर बनाई गई है। तो दो परियोजना जो थी यहाँ पर रतले और क्वार जल विद्युत परियोजना दोनों ही यहाँ पर चिनाब नदी पर बनाई गई है। तो आप ये याद कर सकते हैं इजीली, इसको यहाँ पर याद करना आसान होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। तो ये एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया है, यहाँ पर 3 रोड पैकेजों को बनाया गया है और लगभग ये 600 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर ये होने वाली है और लगभग यहाँ पर ये हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर के प्रमुख जो आर्थिक केंद्र है अम्बाला चंडीगढ़ मोहाली संगरूर पटियाला और लुधियाना को जोड़ते हुए सांबा को भी आपस में यहाँ पर जोड़ेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। और अमृतसर सरोवर के लिए भी यहाँ पर इन्होंने जो है कुछ योजनाएं बनाई गई हैं जो अमृत सरोवर है। तो यात्रा के दौरान जितने भी वाटर बॉडीज़ यहाँ पर थे उनका कायाकल्प सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का यहाँ पर शुभारंभ किया है, जो देश के प्रत्येक ज़िले के 75 जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका यहाँ पर डेवलपमेंट और उनका कायाकल्प करने के लिए यहाँ पर अमृत सरोवर जो योजना है वो उसको यहाँ पर चलाई गई है। और तालाब का जो क्षेत्र है यहाँ पर वो न्यूनतम 1 एकड़ होगा, ऐसा यहाँ पर अमृत सरोवर में क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर। और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल द्वारा विकसित यहाँ पर अमृत सरोवर पोर्टल और मोबाइल ऐप का प्रयोग यहाँ पर जिले में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति और प्रदर्शन का पता लगाने के लिए यहाँ पर रखा गया है। और पहला जो यहाँ पर अमृत सरोवर के तहत यहाँ पर जो सरोवर रखा गया है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह है भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपी पीसीएस के लिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत है पटवाई, वहाँ पर इसका पहला अमृत सरोवर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि देश की प्रथम कार्बन तटस्थ जो पंचायत बनी है वो है यहाँ पर पल्ली जो पंचायत है वो यहाँ पर देश की प्रथम कार्बन तटस्थ जो पंचायत बनाई गई है। और 20 दिन के रिकॉर्डर समय में यहाँ पर ये पूरी तरीके से सोलर प्लांट की स्थापना यहाँ पर की गई है और 500 किलोवाट का यह सौर संयंत्र लगाया गया है यहाँ पर, जिसमें लगभग 340 घरों को स्वच्छ विद्युत और प्रकाश उपलब्ध कराने की बात की है। तो दोनों ही फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। जो रामपुर की जो पंचायत है यहाँ पर पटवाई, जहाँ पर प्रथम सरोवर बनाया गया है अमृत सरोवर, तो वो भी महत्वपूर्ण है। और पल्ली देश की प्रथम कार्बन तटस्थ जो पंचायत है वो भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और ऐसा भारत सरकार का लक्ष्य है कि वो 2070 तक कार्बन तटस्थ बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, देश की प्रत्येक जो पंचायत है उसको यहाँ पर 2070 तक जो है ऐसा करने का जो गवर्नमेंट का यहाँ पर निर्णय भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर हरित हाइड्रोजन संयंत्र। तो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम के
जोराहाट में भारत के पहले 99.999% शुद्ध रहित जो हाइड्रोजन प्लांट है उसका संयंत्र की शुरुआत की गई है और 3 माह के रिकॉर्डर समय में यह स्थापित किया गया है। अभी अगर हम बात करते हैं इसकी जो क्षमता है प्रोडक्शन की, तो वो 10 किलोग्राम पर डे से, लेकिन कुछ दिनों में इसकी जो बढ़ाकर की क्षमता है वो 30 किलोग्राम प्रतिदिन यहाँ पर होने वाली है। और इस संयंत्र के द्वारा 500 किलोवाट के सौर संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा से ही हम यहाँ पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाले हैं। थोड़ा हम जानते हैं ब्रीफ में यहाँ पर हरित हाइड्रोजन क्या है। तो हरित जो हाइड्रोजन है वो हवा और सौर ऊर्जा जैसी जो अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके या उत्पादित करके हाइड्रोजन गैस को बनाया जाता है। और इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इन्वायरमेंट के जो हिसाब से कि काफ़ी अच्छी है जो हरित हाइड्रोजन है। और इसके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन नहीं होता है और जीवाश्म ईंधन का ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसका जो उपयोग है वो हम ट्रांसपोर्टेशन में, बिजली उत्पादन में और औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के रूप में कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी लिमिटेड पीरियड में यह लगाई गई है और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स यहाँ पर इसका आने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को जो है संकल्प अकेडमी, ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर करंट अफेयर है वो है यहाँ पर स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण। तो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट जो शहरीकरण है ये एक केंद्र प्रायोजित परिवर्तन मिशन है और इसका जो मेन पर्पज़ है वो नागरिकों को जो मूल अवसंरचना, स्वच्छ और सतत पर्यावरण की यहाँ पर बात की गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 18 से 20 अप्रैल 2022 को यहाँ पर सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये जो शहरीकरण का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था सूरत गुजरात में। तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन से मिनिस्ट्री इसके अंडर में थी, तो भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा MOHUA यानी MOHUA के द्वारा यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो कवर किया गया था। और इसमें ईज़ ऑफ लिविंग, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, डाटा परिपक्वता, जलवायु, स्मार्ट शहरों का आकलन करने का ढांचा यहाँ पर विकसित किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो फैक्ट है हमारे पास यहाँ पर वो ये है कि 2020 के लिए सूरत जो गुजरात का एक शहर है और इंदौर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है उसको सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में यहाँ पर चुना गया था। और सर्वश्रेष्ठ जो स्टेट था यहाँ पर वो था यहाँ पर यूपी। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये होने वाला है। शहरों की बात करते हैं तो सूरत और इंदौर, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो यूपी को यहाँ पर यह प्रथम पुरस्कार दिया गया था। और कुछ अलग अलग फील्ड में यहाँ पर ये पुरस्कार दिए गए थे। जैसे सामाजिक पहलुओं की बात करते हैं तो तिरुपति, भुवनेश्वर और तुमकुरू। गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं तो बड़ोदरा, ढाके और भुवनेश्वर। संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ पर इंदौर, चंडीगढ़ और ग्वालियर को यहाँ पर इस कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया था। अर्बन इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो भोपाल, चेन्नई और तिरुपति। स्वच्छता की बात करते हैं तिरुपति और इंदौर और सूरत। तो ये क्राइटेरिया वाइज यहाँ पर जो पुरस्कार हैं इनका भी यहाँ पर वितरण किया गया था। अर्थव्यवस्था के हिसाब से इंदौर और तिरुपति और आगरा, तो ये पूरा यहाँ पर था। वाटर के हिसाब से बात करते हैं तो देहरादून और वाराणसी और सूरत। तो अगर हम इस पे यहाँ पर 2 नए पुरस्कार और यहाँ पर ऐड किए गए थे, तो जो कोविड को ध्यान में रखते किए गए थे, कोविड नवाचार पुरस्कार कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी। और कोविड नवाचार पुरस्कार जो राउंड वाइज विजेता थे, तो राउंड फर्स्ट में थे यहाँ पर चेन्नई, थर्ड में बेंगलोर और फोर्थ में सहारनपुर। तो ये 2 पुरस्कार थे यहाँ पर। और नवाचार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, नवाचार के लिए इंदौर को चुना गया था। सिटी पुरस्कार जो इंदौर और सूरत, और राज्य में हमने बात की यूपी को पहला, MP को दूसरा और तमिलनाडु को यहाँ पर तीसरा पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सांबा। 100% गोल्ड सेहत कार्ड पंजीकरण करने वाला जिला यहाँ पर बना है। तो अगर हम बात करते हैं गोल्डन सेहत कार्ड यहाँ पर क्या है, क्या संबंधित है, तो आपको याद होगा कि 2018 में आयुष्मान भारत एक मिशन चलाया गया था यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो उसका जो नाम था वो आयुष्मान भारत था। तो उसके तहत यहाँ पर प्रति परिवार को प्रतिवर्ष यहाँ पर 5 लाख का एक तरीके से बीमा प्रोवाइड किया गया था। तो ये बीमा था। तो सांबा जो जिला है वो 100% गोल्ड सेहत का पंजीकरण करने वाला यहाँ पर जिला बन चुका है। और 5 लाख तक का आपका जो स्वास्थ्य बीमा है वो सभी व्यक्तियों का यानी पूरे परिवार का यहाँ पर अब तक हो चुका है। यह पूर्णतः जो है आपकी नगद रहित और कागज रहित योजना है। इस योजना के तहत अगर परिवार का आकार, आयु, लिंग की कोई बाध्यता नहीं है, यानी सभी के लिए यहाँ पर ये जो बनाया गया था।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। जो सांबा जो ज़िला है वो जम्मू कश्मीर जो यूटीज़ है उसका जम्मू डिवीज़न में ही है स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर करंट है वो यहाँ पर यह है कि आंध्र प्रदेश के में 13 नए ज़िले यहाँ पर बनाए गए हैं और राज्य में जो लोकसभा के जो निर्वाचन की जो संख्या है वो यहाँ पर 25 है और जो अब जो ज़िले हैं वो यहाँ पर 26 हो चुके हैं। 13 से बढ़कर अब 26 ज़िले यहाँ पर इनके राज्य में हो चुके हैं। 13 नए ज़िले यहाँ पर अभी बनाए गए हैं। तो इतना ही फैक्ट था, यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण नहीं है और तो फैक्ट। तो आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िले यहाँ पर बने हैं, केवल इतना ही हमको यहाँ पर ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नागालैंड देश की पहली कागज़ रहित विधानसभा यहाँ पर बन चुकी है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल ही ये महत्वपूर्ण आ सकता है एग्ज़ाम में। फिर हम बात करते हैं कि इफेक्ट क्या है यहाँ पर, कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है जो डिजिटल विधानसभाओं को मूर्त रूप देने का एक मिशन मोड परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनको कागज़ रहित बनाने का यहाँ पर इस डिजिटल एप्लीकेशन का जो है मोटिव रखा गया है। तो 19 मार्च 2022 को जो नागालैंड विधानसभा है वो पूरी तरीके से ही यहाँ पर कागज़ रहित विधानसभा बन गई है और 60 सदस्यीय विधानसभा है यहाँ पर, जहाँ पर आपको प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक को अटैच किया गया है ताकि जो जितने भी सदस्य हैं विधानसभा के वो अपनी कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से संचालित कर सकते हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोज स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड। तो आपने यदि चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो को जानने समझने के लिए। तो इसका जो समूह है वो नई दिल्ली स्थित भारत का एक अग्रणीय थिंक टैंक है और जो समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ साथ जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं उनको समझने का प्रयास ये करता है। और स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट समूह द्वारा जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है जो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना आधारित परिणामों का यहाँ पर अध्ययन करती है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि किस किस स्टेट को यहाँ पर इन्होंने जो है अपने रैंक में यहाँ पर जगह दी है। तो 4 कैटेगरी में ये डिवाइड करती है पूरे स्टेट को, जो है यहाँ पर स्टार, परफॉर्मर, कैचअप और अदर स्टेट। तो इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करती है। बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार के बारे में। तो स्टार में है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। 2021 में यहाँ पर स्टार स्टेट यहाँ पर रहे हैं। लगातार दूसरे वर्ष जो आंध्र प्रदेश है उसको यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर परफॉर्मर स्टेट का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। यहाँ पर बात करते हैं हम यूपी के बारे में। तो यूपी यहाँ पर 7th प्लेस पर है। पिछले साल वो यहाँ पर 6ठे प्लेस पर रखा गया था। और कैचअप श्रेणी में है यहाँ पर बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जो कैचअप श्रेणी में यहाँ पर ये रखे गए हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर स्काउच स्टेट गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड के बारे में। आपको याद रखना है यहाँ पर जो स्टार हमारे स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 3 से ही यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। अदर संभावना है वो यूपी से बन सकती है। यूपी यहाँ पर 7वें स्थान पर रखा गया है परफॉर्मर स्टेट में। फिर है यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव यहाँ पर संपन्न कराए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे 5 स्टेट थे जहाँ पर अभी चुनाव संपन्न किया गया है। तो वो थे यहाँ पर पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कि कौन से स्टेट में यहाँ पर अभी चुनाव संपन्न कराए गए हैं। और आपको याद रखना है जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है मणिपुर, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है मणिपुर में अभी चुनाव यहाँ पर रखे गए हैं। आपको ऑप्शन में डाल सकता है कि नागालैंड, उत्तर प्रदेश, तो मणिपुर आपको यहाँ पर याद रखना है, मणिपुर, जो मणिपुर में चुनाव संपन्न किए गए हैं। तो पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी जो भगवत मान के नेतृत्व में जो है अभी जीतने में सफल रही है और वहाँ पर उन्होंने सरकार भी बनाई है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में जो अपने दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ली है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री जो लगातार यहाँ पर दूसरे कार्यकाल में शपथ लेंगे। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर के बारे में। मणिपुर में जो मुख्यमंत्री की जो शपथ लेंगे वो है यहाँ पर एन वीरेन सिंह। ये यहाँ पर अपना दूसरे कार्यकाल है इनका भी
एन वीरेन सिंह, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एन वीरेन सिंह यहाँ पर मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले अपने दूसरे कार्यकाल हेतु चुने गए हैं। अब चलते हैं हम अपने जहाँ पर हम डिटेल में हमको जानना है वो है यहाँ पर यूपी। तो यूपी में हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अभी जो चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए वो यहाँ पर 18वीं विधानसभा के लिए यहाँ पर चुनाव किए गए हैं, और इससे जो पिछली थी वो यहाँ पर 17वीं विधानसभा थी। कुल मिला के 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यहाँ पर चुनाव होने थे, और 84 जो अनुसूचित जाति और 2 एसटी के लिए यहाँ पर आरक्षित थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने कई बार यहाँ पर दौरा किया, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 41.3% प्रतिशत के साथ विजयी बनाया है अपनी पार्टी को। अब बात करते हैं फैक्ट के बारे में। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से यह जीतने वाले उम्मीदवार यहाँ पर बने हैं, और यह देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पर उन्होंने बनाया है। सुनील कुमार शर्मा, साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र। आप मान के चल सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे यंगेस्ट जो यहाँ पर विधायक बने गए हैं तो राहुल राजपूत 25 वर्ष सपा से हैं, और अंकित भारती 25 वर्ष सपा से, जो 18 विधानसभा के सबसे युवा विधायक हैं। और सबसे उम्रदराज जो सबसे ओल्डेस्ट विधायक यहाँ पर चुने गए हैं वो है यहाँ पर नजीबाबाद सीट से जीते हैं आलम बदी, जो सबसे बुजुर्ग यहाँ पर विधायक हैं। और लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री की यहाँ पर शपथ ग्रहण की थी। और पूरा सिनेरियो था यहाँ पर, यही सिनेरियो था यहाँ पर। 255 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 111 सीटें यहाँ पर जीती हैं सपा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ पर 2 सीट, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, और राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पर 8 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। और अन्य के जो खाते में गई हैं वो 26 सीटें यहाँ पर गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर करंट अफेयर है उसके बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, यहाँ पर जो ये निगम बनाया गया है, असल में ये निगम बनाया गया है कि जितनी भी भारत सरकार के जो PSUs हैं, चाहे वो रेलवे हैं, उनमें जितनी भी संपत्ति हैं यहाँ पर उनका मुद्रीकरण करने की बात की गई है। यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि एक निश्चित अवधि के लिए जो हमारे प्राइवेट संस्थान हैं उनको उन संपत्ति को जो है हम लीज पर प्रोवाइड करेंगे, और उनसे जो पैसा आएगा उसको हम एक अलग अकाउंट में डाल करके उसको जनता के जो वेलफेयर के लिए यहाँ पर हम वो काम करने वाले हैं। तो पूरा सिनेरियो यहाँ पर यही है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम का। जितनी भी सरकार की जो संपत्ति है, भूमि है, उनको यहाँ पर लीज पे देने की बात की गई है। उनको यहाँ पर इनको बेचने की बात नहीं की गई, केवल लीज पे देने की बात की गई है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे हम समझते हैं कुछ इस तरीके से कि रेलवे के पास कोई यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और उसके पास यहाँ पर एक इनकी जो 1500 बीघे की जो ज़मीन है आसपास का समझते हैं हम, यहाँ पर वो प्लांट यहाँ पर 1500 बीघे की जो ज़मीन है वो यहाँ पर है। अब कोई कंपनी जो है कार बनाने वाली या मोटरसाइकिल बनाने वाली उसको यूज़ कर सकती है कनेक्टिविटी के लिए भी, ताकि वो अपने यहाँ पर वेयर हाउस बना सकती है, चाहे प्रोडक्शन हाउस बना सकती है। यहाँ पर उनको यहाँ पर जो कन्वेंसिंग चार्ज है उसको यहाँ पर कम होगा। जो मारुति जो कार बनाने वाली या बाइक बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो इसको इनकी जो संपत्ति है उसको लीज पर ले सकती है, अपना प्लांट यहाँ पर लगा सकती है, और रेलवे के माध्यम से देश के कोने कोने में अपने प्रोडक्ट यानी अपनी बाइक और कार को पहुँचा भी सकती है। तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो भी, और जो रेलवे है, उन दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनी हुई है। तो हम समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जब सरकार अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि वह एक निश्चित अवधि के लिए निजी संस्थान को उस संपत्ति के राजस्व अधिकारों को स्थानांतरित कर रही है। इस तरह के लेन देन में सरकार को किसी निजी संस्थान से एक अग्रिम भुगतान, संपत्ति द्वारा अर्जित राजस्व से नियमित हिस्सा, परिसंपत्ति में स्थिर निवेश का वादा और मुद्रीकृत संपत्ति के शीर्ष अधिकार यहाँ पर मिलते हैं, ताकि जो यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश होगी उसको पूरा राइट होगा यहाँ पर अपना प्लांट लगाने का। और इसके बदले में जो प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं वो रेलवे या PSUs को एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी हैं यहाँ पर। तो 9 मार्च 2022 को PM नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को यहाँ पर मंजूरी दी है। और यह जो कॉरपोरेशन बनने वाला है ये भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाली ये कंपनी होगी, और अच्छा खासा यहाँ पर कैपिटल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और चुकता शेयर पूंजी यहाँ पर 150 करोड़ रुपए यहाँ पर इसको मिलने वाले हैं।
और यहाँ पर जो सरप्लस लैंड है यानी जो अतिरिक्त भूमि है और भवनों का यह मुद्रीकरण करने वाली है। जितनी भी PSUs हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं और अन्य सरकारी एजेंसियाँ हैं, उनके जितने भी यहाँ पर लैंड पड़ी हैं, एक्स्ट्रा लैंड पड़ी हैं, उनको यहाँ पर मुद्रीकरण करने वाली हैं। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, जो PSUs हैं, जो अन्य सरकारी जो कंपनियां हैं, उनके पास बड़ी मात्रा में उपयोग में नहीं आने वाली जो भूमि है वो मौजूद है। तो उसको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, उसको लीज पे देके एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर गवर्नमेंट प्राप्त कर सकती है। तो पूरा सिनेरियो यहाँ पर यही था राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम का। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष यहाँ पर है जितने भी बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने की योजना चलाई गई थी 2014 में। 2014 में ये योजना चलाई गई थी, उसका नाम रखा गया था यहाँ पर इंद्रधनुष। अगर हम बात करते हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार ये UPSC में भी एक बार पूछा गया है और स्टेट लेवल का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष परियोजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यहाँ पर संपूर्ण टीकाकरण कवरेज के लेकर के लिए, और 2014 में ये चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ने 2014 में सभी बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन के जो तीव्रता में से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने और प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए मिशन इंद्रधनुष को चलाया गया था। और 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। तो ये बार बार यहाँ पर ही चेंज होता रहता है नाम इसका। कभी कभी इसका नाम फिर 2.0 हुआ, अब फिलहाल में ये 4.0 है। 4.0 यहाँ पर रखा गया है कि कोविड की वजह से इस जो इंद्रधनुष जो मिशन है इसमें थोड़ी यहाँ पर सुस्ती आई थी, तो इस सुस्ती को ही समाप्त करने के लिए यहाँ पर 4.0 नाम रख करके एक नई स्फूर्ति इस मिशन को यहाँ पर दी गई है। तो 3 दौरों में संचालित हो चुका है और जितने भी स्टेट हैं, यूटीज़ हैं, उन ज़िलों में यह चलाया गया है। और 416 जो ज़िले हैं वो आज़ादी का अमृत महोत्सव हेतु चिन्हित 75 जिलों सहित में संचालित हो रहा है। और प्रथम दौर में 11 और द्वितीय और तृतीय में 22 राज्य और यूटीज़ को इसमें शामिल किया गया था। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर गोबर्धन संयंत्र इंदौर। गोबर यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, इसकी जो शुरुआत की गई थी 2018-19 में की गई थी। और सबसे बड़ा प्लांट जो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है ये इंदौर में हुआ है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ये प्लांट है जो हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। और 19 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर में गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। और यह संयंत्र जो PPP मॉडल पर आधारित है और कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के रूप में यह बनाया गया है। और इसका जो वेस्टेज है वो यहाँ पर 0% है, यानी कुछ भी वेस्टेज यहाँ पर ये नहीं निकलने वाला है। इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया है, उसके बाद ही पूरा सिनेरियो यहाँ पर लगाया गया है। यह जो संयंत्र है वो 550 टन गीले जैविक जो कचरा है उसको प्रतिदिन यहाँ पर संयंत्र करता है और उससे जो बिजली है वो यहाँ पर बनाता है। यह जो संयंत्र है वो शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है, यानी यहाँ पर कोई भी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। तो कोई भी वेस्टेज यहाँ पर नहीं है, पूरी तरीके से यह क्या है, जैविक तौर पर बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऊपरी भरदा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। तो यह परियोजना कहाँ पर चलाई गई है? ये है यहाँ पर कर्नाटक स्टेट में। काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये कर्नाटक स्टेट में यह है ऊपरी भरदा परियोजना और इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। यह कर्नाटक की पहली परियोजना है। अगर हम बात करते हैं सेंटर की तरफ से यहाँ पर 60% आपको वित्तीय सहयोग मिलने वाला है राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने के बाद। तो 60% जो है, जितने भी फाइनेंशियल इशू हैं वो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इनको कवर करने वाली है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं कि परियोजना 2 चरणों में पूरी होने वाली है, तो इतना ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर स्माइल योजना। तो इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है नई दिल्ली में 12 फरवरी 2022 को। और ये जो मेन पर्पज़ है इसका वो है यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। जितने भी ट्रांसजेंडर हैं और भीख मांगने वाले जो कार्य में जो संलग्न लोग हैं उनको कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई है स्माइल। तो पूरा सिनेरियो यहाँ पर यही था, नई दिल्ली में चलाई गई ये योजना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर अटल सुरंग, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग यहाँ पर बनाई गई है। तो 26 मई 2002 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इस सुरंग का जो उस समय नाम था वो था यहाँ पर रोहतांग सुरंग। और 2019 में यह बनकर तैयार हुई तो इसका नाम यहाँ पर रखा गया है अटल टनल। और 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित यह विश्व की सबसे लंबी जो हाईवे टनल है।
जिसकी सबसे लंबी हाईवे टनल है ये पूरे, अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व की। और रोहतांग दर्रे से यहाँ पर ये गुजरती है। इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर की यहाँ पर ये पूरी सुरंग है और यह अवस्थित है यहाँ पर पीर पंजाल श्रृंखला में। तो दो ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं, इसकी लंबाई के बारे में और पीर पंजाल श्रृंखला के बारे में यहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर T49 सुरंग, जो अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। ये बनकर जब तैयार होगी तो ये देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग होगी। तो लगभग ये जो बनाई गई है वो 12.75 किलोमीटर की ये सुरंग होने वाली है। अभी जो इसकी लंबाई है, अभी ये निर्माणाधीन है। और अटल की जो सुरंग की लंबाई है वो कितनी है, 9.02 किलोमीटर। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर T49 सुरंग के बारे में, जो जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर में से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण करने की यहाँ पर बात की गई है। तो उसी का हिस्सा है यहाँ पर T49 सुरंग। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे और हमको ऐसी मोटिवेशनल जो थॉट्स हैं वो भी हमें अंदर आते रहें और हमें भी मोटिवेशन मिले नई नई वीडियो बनाने का यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यहाँ पर बनाई गई है हैदराबाद में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हैदराबाद में बनाई गई है। और श्री रामानुजाचार्य जी की यहाँ पर ये स्टैचू है जो यहाँ पर हैदराबाद में बनाई गई है। थोड़ा बहुत जानते हैं इनके बारे में फैक्ट। तो इसका जो जन्म हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था और इन्होंने जो स्थापना की थी वो विशिष्टाद्वैत की अवधारणा यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत की थी। ब्रह्मा और उसकी जो समस्त कृति यानी जीव जगत को सत्य माना गया है यहाँ पर विशिष्टाद्वैतवाद में। और इन्होंने अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनको यहाँ पर रचना की। श्री भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा रचित यहाँ पर प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये इनका यहाँ पर प्रसिद्ध ग्रंथ है। और हैदराबाद में इनकी जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी वो यहाँ पर बनाई गई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है यहाँ पर क्योंकि इनकी जो आस्था थी वो सभी जाति और धर्म ग्रंथ के लिए जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा देने की थी। तो इसलिए यहाँ पर इनको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। 5 फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया था। और अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में तो 216 फीट की इसकी ऊंचाई है। इसको समता मूर्ति भी नाम दिया गया है और हैदराबाद में यह बनाई गई है। और तो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर नहीं है, बाकी हमने देख ही लिया जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यहाँ पर। अब दो हमारे पास और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर क्या है। अगर हम बात करते हैं जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की जो मूर्ति है वो बैठी हुई मुद्रा में यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। पहली कौन सी है, तो पहली है यहाँ पर जो थाईलैंड में स्थित है यहाँ पर ग्रेट बुद्धा की। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 302 फीट है और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की जो यहाँ पर ऊंचाई है वो 216 फीट है। तो सबसे अधिक ऊंचाई की है यहाँ पर थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा की जो वो है स्टैचू है वो सबसे ऊंची है यहाँ पर। दो और स्टैचू यहाँ पर जो अभी निर्माणाधीन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले ही हमारे पास यहाँ पर स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की 351 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है जिसको नाम दिया है स्टैचू ऑफ बिलीफ। कहाँ पर बन रही है, ये बन रही है राजस्थान में। और विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ पर ये होने वाली है। एक है हमारे पास यहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस। जो स्टैचू ऑफ पीस यहाँ पर ये बन रही है ये भी राजस्थान में बन रही है। और जैना आचार्य थे यहाँ पर श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की यह प्रतिमा है जिसका अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण यहाँ पर किया था। और इसकी जो ऊंचाई है वो 151 इंच की यहाँ पर, ये फिट होगा शायद, फिट 151 फीट की यहाँ पर ये प्रतिमा यहाँ पर निर्मित की गई है। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर। और राजस्थान में जैतपुर स्थान है यहाँ पर जहाँ पर ये प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो ये था यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर पर्वतमाला परियोजना। जितनी भी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, क्षेत्र हैं, उनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ पर ये परियोजना यहाँ पर चलाई गई है। इसका जो मेन सिनेरियो है यहाँ पर वो यहाँ पर ये है कि अलग से घोषणा यहाँ पर की गई है कि रोपवे का निर्माण यहाँ पर किया जाने वाला है। यह परियोजना लोक निजी भागीदारी के आधार पर
राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है और 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजना हेतु संविदा जारी की गई है। ये रोपवे बनने वाले हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और जो अन्य जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं यहाँ पर, उन पे ये परियोजना यहाँ पर बनने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कानपुर मेट्रो का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। तो इतना महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर कोई हमें नहीं दिखाई दिया। सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन चली थी वो चली थी यहाँ पर लंदन में 1863 में। भारत की बात करते हैं अब, तो भारत में चली थी यहाँ पर कोलकाता में 1884 में यहाँ पर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया था। तो और तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट अफेयर है वो है यहाँ पर हरित ऊर्जा गलियारा चरण सेकंड। तो सौर और पवन जैसे जो नवीकरणीय स्रोत हैं उनसे उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रोनाइज करने की जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना है उसका उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है और इसको नाम दिया है यहाँ पर हरित ऊर्जा गलियारा चरण सेकंड। ये यहाँ पर शुरुआत की गई है। जितने भी यहाँ पर स्टेशन हैं उनको यहाँ पर आपस में कनेक्ट किया जाने वाला है और 7 राज्यों में यहाँ पर ये जो परियोजना है उसको यहाँ पर चलाया गया है और चरण फर्स्ट में यानी फेज़ फर्स्ट में यहाँ पर कुल मिला के 8 स्टेट थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर बिना पन की बहु उत्पादित पाइपलाइन परियोजना। तो ये जो परियोजना है वो 2 स्टेट के बीच में यहाँ पर ये चलाई गई थी। बीना जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और पन की कहाँ पर स्थित है वो यूपी में। तो बायो प्रोडक्ट जो है वो पाइपलाइन परियोजना के द्वारा यह राष्ट्र को समर्पित की गई है। इसका संचालन BPCL द्वारा यहाँ पर ये किया गया है। यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बिना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के पनकी स्थित POL टर्मिनल तक यहाँ पर ये बनाई गई है। इसका जो व्यास है वो 18 इंच का यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नवाचार उपलब्धि पर संस्थानों की अटल जो रैंकिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं। सीधा हम बात करते हैं यहाँ पर इस पहल का जो कार्यान्वयन किया था वो शिक्षा मंत्रालय के जो नवाचार प्रकोष्ठ हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये चलाया गया था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ये एक पहल है नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे पास है वो यहाँ पर है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो IIT मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम पूरी रैंक देख लेते हैं। यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। तकनीकी संस्थान और केंद्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय महत्व संस्थान में जो तकनीकी हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले स्थान पर यहाँ पर मद्रास है, दूसरे स्थान पर IIT मद्रास पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर IIT बॉम्बे है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर है IIT दिल्ली। तो अगर रुड़की की बात करते हैं तो वो यहाँ पर 5वें स्थान पर रखा गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में बात करते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय यहाँ पर पहले स्थान पर है और दिल्ली प्रौद्योगिकी विद्यालय यहाँ पर दूसरे स्थान पर है और नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विद्यालय यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। तो ये पूरा यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से हमने यहाँ पर बात की। और राजकीय महाविद्यालय जो संस्थान के बारे में बात करते हैं, अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे पहले स्थान पर, PSG प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तमिलनाडु वाले जो दूसरे स्थान पर हैं और LD अभियांत्रिकी महाविद्यालय ये यहाँ पर तीसरे स्थान पर रखे गए हैं। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो था। तो अब सीधा यहाँ पर बात करते हैं यूपी की स्थिति यहाँ पर क्या है। तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तकनीकी सूची में यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यहाँ पर चौथे स्थान पर है। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज यहाँ पर 10वें स्थान पर है और तकनीकी वर्ग में IIT समूह संस्थान उत्तर प्रदेश KIIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ये हमारा यहाँ पर पार्ट फर्स्ट था जिसको हमने यहाँ पर अब तक देखा था। पार्ट सेकंड में हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पार्ट सेकंड को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम यहाँ पर उसको देखेंगे कि पार्ट फर्स्ट हमने यहाँ पर आपको देखा था और पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।